नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे कल अलग अलग जो जैव प्रौद्योगिकी के जो चरण थे, पद थे, उनके बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूरक डीएनए या सी डीएनए। पूरक का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री, इसलिए इसको सी डीएनए भी कहा जाता है। देखो क्या होता है कि डीएनए अपनी प्रतिलिपियां बनाता है। डीएनए क्या करेगा? अपनी प्रतिलिपियां बनाता है, यानी अपनी फोटोकॉपी, जैसे आप कह सकते हो फोटोकॉपी बनाता है। एक मुख्य डीएनए होता है, फिर वो अपनी बहुत सी कॉपियां बनाता है, और उन कॉपियों को ये क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री। या आप कह सकते हो कि जो डीएनए है उसके अंदर पुनरावृत्ति करने की क्षमता पाई जाती है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि जिस प्रकार कोई सजीव होते हैं वो जनन की क्रिया के द्वारा अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, उसी प्रकार डीएनए भी अपने समान जो अपनी कॉपियां है ना वो बनाने की क्या करता है? क्षमता रखता है, और उस क्षमता को ही हम पुनरावृत्ति कहते हैं। तो अब यहां पर कुछ अलग चीज है, पूरक डीएनए या सी डीएनए, ये क्या है? तो हमने देखा है कि आरएनए होते हैं, तीन प्रकार का होता है आरएनए। एक टीआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है, एक होता है एमआरएनए, जैसे मैसेंजर आरएनए भी, संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है। तो एमआरएनए एक एंजाइम का नाम आया है यहां पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जब एमआरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या बनाता है? डीएनए की प्रति बनाता है। डीएनए की क्या बना रहा है? प्रति, यानी इसकी फोटोकॉपी बना रहा है। किसकी? डीएनए की। कौन? एमआरएनए। किसकी सहायता से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से जब डीएनए की कोई कॉपी बनती है, किसके द्वारा? एमआरएनए के द्वारा, तो इस प्रति को हम क्या कहेंगे? पूरक डीएनए या सी डीएनए। तो इस प्रति को पूरक डीएनए या सी डीएनए कहते हैं। देखो, हम एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देने के बाद में हमें सबसे पहले एक मुख्य कॉपी मिलती है लिखने के लिए, अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करने के लिए। लेकिन जब वो पूरी फुल हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? एक पूरक कॉपी लेते हैं। है उसी का पार्ट वो, लेकिन मुख्य कॉपी नहीं है वो उसकी क्या है? पूरक है। तो इसी प्रकार यहां पर भी यही हो रहा है कि जो एमआरएनए है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए तो बना रहा है, लेकिन वो डीएनए एक्चुअल में है नहीं, डीएनए की क्या है? एक कॉपी है, और उस कॉपी को ही हम पूरक डीएनए या क्या कहते हैं? सी डीएनए कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर्वप्रथम किसी कोशिका से एमआरएनए प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले एमआरएनए हमने ले लिया है, कोई भी एक सेल है उससे हमने क्या प्राप्त किया? एमआरएनए। अब वापस वही चीज यहां पर ये आ जाएगी। अब एमआरएनए की सहायता से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से अब एमआरएनए से तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से पूरक डीएनए
या cDNA का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने पूरक डीएनए बना लिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से एमआरएनए द्वारा। अब ये जो डीएनए हमने प्राप्त किया है उसको किसी जीवाणु कोशिका में हमें क्या करवाना है, प्रवेश करवाना है, जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाना है। अब क्या होगा, अब इससे cDNA को किसी जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। ठीक, cDNA को जीवाणु कोशिका में क्या करवा दिया, हमने प्रवेश करवा दिया। अब जीवाणु कोशिका में ये डीएनए पहुंच गया है, तो अब देखो यहां पर एक चीज है कि जो डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश जो किया है इसने, वो किसके अपना आप तो जाएगा ही नहीं है। तो हमने जो वाहक पढ़े थे प्लाज्मिड, कोस्मिड और बैक्टीरियोफेज, है ना, 3 हमने पढ़े थे ना। प्लाज्मिड पढ़ा था, उसके बाद में हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा था, है ना, एक आपके लैम्डा फेज और M13 वगैरह, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कोस्मिड। तो जो वाहक हैं वो वाहक इस cDNA को कहां पर पहुंचाने का काम करते हैं, जीवाणु कोशिका में पहुंचाने का काम करते हैं। तो जीवाणु कोशिका में पूरक डीएनए वाहक की सहायता से पहुंचते हैं। स्वयं तो जाएंगे नहीं, तो इनको पहुंचाने का काम, जीवाणु कोशिका तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करेंगे, कैरियर करेंगे, वाहक करेंगे। प्लाज्मिड या तो प्लाज्मिड होगा या बैक्टीरियोफेज होगा या कोस्मिड होगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां तक पहुंच चुका है, जीवाणु कोशिका में ये पहुंच चुका है। इसके पश्चात अब इसको प्रोब के साथ संकरण कराया जाता है। प्रोब के साथ संकरण कराया जाता है और इसकी पहचान कर ली जाती है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, पूरक डीएनए या cDNA की सहायता से होता है। तो फिर से देख लो, सबसे पहले क्या होता है कि एमआरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या बनाता है, डीएनए की एक पूरक बनाता है, पूरक या प्रति बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, cDNA कहते हैं या पूरक डीएनए कहते हैं। यदि हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है कि सबसे पहले किसी कोशिका से एमआरएनए को प्राप्त किया जाता है। ठीक, उसके बाद में अब एमआरएनए रिवर्स क्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से पूरक डीएनए या cDNA का निर्माण कर रहा है। उसके बाद में अब ये जो डीएनए है, जो पूरक डीएनए हमें प्राप्त हो गया है, कंप्लीमेंट्री डीएनए, इस डीएनए को किसी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाता है। किसकी सहायता से, किसी ना किसी वाहक की सहायता से, चाहे वो बैक्टीरियोफेज हो, चाहे प्लाज्मिड हो, चाहे कोस्मिड हो, उसकी सहायता से कहां पहुंचा दिया हमने, इसको जीवाणु कोशिका के अंदर पहुंचा दिया। अब यहां पर क्या होगा, इसको प्रोब के साथ संकरण कराया जाता है, जिसके कारण संकरण करवाएंगे तो इसकी क्या हो जाती है, फिर आगे जाकर पहचान हो जाती है। अब देखिए आगे है आपके जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी आम देखा होगा कि लाइब्रेरी का मतलब होता है, इसे सामान्य रूप से हम लाइब्रेरी को पुस्तकालय कहते हैं, जहां पर आपको एक पुस्तकालय होगा और विभिन्न प्रकार की आपको वहां पर पुस्तकें मिलेगी, हर प्रकार की। वहां पर आपको इतिहास से संबंधित पुस्तकें मिल जाएंगी, जीव विज्ञान से, भौतिकी से, है ना, रसायन से, और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान से,
दर्शन शास्त्र से संबंधित किताबें, बच्चों से संबंधित किताबें, बहुत सी किताबें आपको मिलेगी। एक पुस्तकालय है और अलग अलग वहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी की वहाँ पर पुस्तकें मिलेंगी। तो यहाँ पर भी देखो जीनोमिक लाइब्रेरी, इसमें क्या है कि किसी सजीव के संपूर्ण जीनोम, किसी सजीव के संपूर्ण जीनोम के क्लोनित खंडों के संग्रह को जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। देखिए, कोई सजीव है, उसके संपूर्ण जीनोम, जो भी उसका जीन डीएनए जो भी है, उसके अलग अलग उनके क्लोन बनाकर, क्लोन का मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल हूबहू प्रतियां, है ना। जैसे आपने डोली भेड़ का नाम सुना है, उसकी जो क्लोन थी, उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। तो संपूर्ण जीनोम के जो क्लोनित खंड हैं, छोटे छोटे भाग हैं, उनका यदि हम संग्रह करें, अब संग्रह ऐसे तो है नहीं इनको हम कहीं रख सकते हैं, तो उसका डाटा, उसका जितना भी डाटा है, उन क्लोनित खंडों का डाटा है, उसको रखना क्या कहलाएगा? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। तो अब बात आ जाती है कि भाई जीनोम क्या होता है? जीनोम क्या होता है? तो किसी सजीव के एक गुणित डीएनए समुच्चय को जीनोम कहते हैं। किसी भी सजीव के एक गुणित डीएनए समुच्चय यानी समूह को क्या कहेंगे? जीनोम कहते हैं। और इन्हीं जीनोम के क्लोनित खंडों का यदि कहीं पर संग्रह किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। अब यदि जीनोमिक लाइब्रेरी हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी यदि हमें बनाना है तो हम किस प्रकार बना सकते हैं? तो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो किसी कोशिका से सर्वप्रथम उसका संपूर्ण डीएनए निकालकर जीनोमिक लाइब्रेरी निम्न प्रकार से बनाई जाती है। देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा इसको चार्ट के रूप में बताया आपको कि किसी कोशिका का ये कोशिका कौन सी होगी? इसे दाता कोशिका कहते हैं। दाता कोशिका, डोनर सेल। क्यों? क्योंकि ये अपना क्या दे रही है? डीएनए निकाल कर दे रही है, तो उसको डोनर सेल कहेंगे। तो किसी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी एक डोनर सेल को लेंगे, दाता कोशिका को लेंगे और उसका संपूर्ण डीएनए हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर एक चार्ट के थ्रू हम समझते हैं इसको। कैसे? कि यहां पर एक डोनर सेल है, दाता कोशिका का संपूर्ण जीनोम हमने ले लिया, यानी सारा का सारा जो डीएनए है वो हमने बाहर निकाल लिया। और डीएनए के अंदर ही सब कुछ है, जितना भी जो जीनोम है वो सारा डीएनए में है, तो हमने इसका संपूर्ण डीएनए बाहर निकाल लिया। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, संपूर्ण डीएनए बाहर निकाला गया। किसका? जो दाता कोशिका है उसका संपूर्ण डीएनए हमने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। अब फिर वही बात आ जाती है कि डीएनए को बाहर निकाल लिया, और यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है? क्लोनित खंडों। तो संपूर्ण डीएनए को हम एक साथ नहीं रख सकते, पूरे का पूरा डीएनए क्या भाई एक जगह हमने इसको
संग्रहित कर लिया ना, ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको टुकड़ों में काटना होता है। पूरा जो डीएनए है उस डीएनए को उचित स्थानों पर हमें टुकड़ों में काटना होता है, छोटे छोटे खंडों में उसे हमें बांटना पड़ता है, तब जाकर उसको संग्रहित किया जा सकता है। तो आपको पता ही है कि डीएनए को खंडों में काटने का काम कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कर रहा है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो हमने डोनर सेल से हमने उसका संपूर्ण डीएनए बाहर निकाल लिया, उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से उसके हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे खंड बना दिए। ये हो गया डीएनए खंड बन गया। यहां पर देखो जीनोम का कह लो या डीएनए का कह लो आप, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से हमने क्या कर लिया, डीएनए के खंड बना लिए। अब जो डीएनए खंड हैं, इन डीएनए खंडों को किसके साथ, इनको कौन लेकर जाएगा, वाहक लेके जाएंगे जीवाणु कोशिका के अंदर। हमें थोड़ी देर पहले ही हमने बात की ऐसे ही कि भाई जो खंड होंगे डीएनए के खंड होंगे उसको जीवाणु कोशिका में, जो सी डीएनए के जो खंड है उनको जीवाणु कोशिका में ले जाया जाता है। किसके द्वारा, वाहकों के द्वारा। कौन, कोस्मिड, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के द्वारा। तो अब यहां पर डीएनए खंड बन चुके हैं। डीएनए खंडों को कौन लेके जाएगा, वाहक। अब एक चीज और फिर यहां पर आ जाती है कि जो डीएनए खंड हैं वो वाहक के साथ जुड़ेंगे। काटने का काम तो कौन कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ने अपना काम किया था, उसका डीएनए को खंडों में काटना, उसे काट दिया। फिर वो खंड कहां जाने चाहिए, वाहक के साथ में जोड़ने चाहिए। तो वाहक के साथ में जोड़ने का काम ये थोड़ी करेगा, हमने पढ़ा है कौन करेगा, लाइगेजेज एंजाइम करेगा। इसको आप लाइगेज एंजाइम भी कह दो, जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। किसके साथ में, वाहक के साथ में। ये तो काटने का काम करेगा और लाइगेजेज या लाइगेज एंजाइम है वो डीएनए खंडों को पुनः जोड़ने का काम करेगा वाहक के साथ में। अब डीएनए खंड कहां चले जाएंगे, वाहक के पास चले जाएंगे, या आप कह सकते हो जुड़ जाएंगे। तो ये जो जुड़ने का काम हो रहा है, ये जोड़ने का काम हो रहा है इन डीएनए खंडों को वाहक के साथ में, वो कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज एंजाइम कर रहा है। अब जब डीएनए के खंड वाहक के साथ में जुड़ जाएंगे तो यानी नया डीएनए आ गया इसके साथ में, वाहक इसका खुद का तो है ही, और ये खंड भी आकर जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा। हमने बात की ना कि जब बाहर से कोई विजातीय डीएनए आता है, विजातीय डीएनए पहुंच जाता है किसी दूसरे डीएनए के साथ में मिल जाता है, तो जो नया डीएनए बनेगा है ना, वो डीएनए क्या कहलाएगा, पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। अब ये होगा भी कैसे, वर्ताकार होगा। जब हमने डीएनए को हमने काटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से, तो वो पहले वर्ताकार था, काटने के बाद वो क्या हो गया, रेखाकार हो गया। काटने के बाद में कैसा हो गया, वो रेखाकार हो गया। लेकिन जब वापस विजातीय डीएनए मिलता है तो वापस वो कैसा हो जाता है, वर्ताकार हो जाता है। अब वर्ताकार पुनर्योगज डीएनए बन गया, ये कहां जाएगा, जीवाणु कोशिका में इसका क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। कर लिया इसने प्रवेश। अब प्रवेश करने के बाद में ये बहुलीकरण करेगा, बहुलीकरण यानी कॉलोनी, अपनी कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी का मतलब यहां पर होता है जैसे एक मोहल्ले के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, कॉलोनी के अंदर भी बहुत से लोग रहते हैं, तो यहां पर ये बहुलीकरण करेगा यानी अपनी संख्या को बढ़ाएगा, अपनी कॉपियां बनाएगा। हमने देखा है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, पुनरावृत्ति की क्षमता होती है, वहां पर जाकर वो पुनरावृत्ति करेगा। पुनरावृत्ति करेगा का मतलब है अपनी कॉपियां बनाएगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। तो जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने के बाद में ये जो वर्ताकार पुनर्योगज डीएनए है उसमें क्या होगा, बहुलीकरण होगा, यानी ये अपनी अपने जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाएगा, बहुलीकरण करेगा। उसके बाद में डीएनए को जो इसका जो डीएनए है उसको किसके साथ, प्रोब के द्वारा संकलित करवाया जाता है, उसका संकरण कराया जाता है प्रोब के द्वारा, और फिर जीन लाइब्रेरी का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, जीनोमिक लाइब्रेरी। फिर से देखो कि किसी सजीव के संपूर्ण जीनोम यानी पूरा का पूरा डीएनए है, उसके क्लोनित खंडों के संग्रह को जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। किसी सजीव के संपूर्ण जीनोम के क्लोनित खंडों के संग्रह को क्या कहते हैं हम, जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं।
अब जीनोम क्या है कि किसी सजीव के जो डीएनए है, एक गुणित डीएनए, उसका समुच्चय क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। ठीक। और किसी कोशिका से सर्वप्रथम उसका संपूर्ण डीएनए निकालकर जीनोमिक लाइब्रेरी का जो निर्माण है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। जो भी हमने बात की है कि कोई एक कोशिका होती है, उस कोशिका से उसका संपूर्ण डीएनए कह दो या उसका संपूर्ण जीनोम बाहर निकाल लिया जाता है। तो जिस कोशिका का डीएनए या जिस कोशिका का जीनोम बाहर निकाला जाता है उसे हम डोनर सेल या दाता कोशिका कहते हैं। दाता कोशिका से उसका डीएनए बाहर निकालने के बाद में फिर उसका काम आता है उसको काटने का। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उसको काट लिया जाता है। डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काट लिया जाता है। फिर ये जो डीएनए खंड हैं वो वाहक के साथ में जुड़ेंगे, वाहक के साथ में जुड़ जाएंगे। वाहक के साथ जुड़ने के बाद में, और ये जुड़े किसके द्वारा? डीएनए लाइगेजेज एंजाइम की सहायता से डीएनए खंड वाहक के साथ जुड़े हैं। फिर जो डीएनए पहले रेखाकार हो गया था काटने के बाद में, जो तो ये जो विजातीय डीएनए जब जुड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा? वर्ताकार। पुनर्योगज का मतलब क्या है कि जब विजातीय डीएनए दूसरे डीएनए के साथ मिलता है तो जो बनने वाला जो नया डीएनए है वो पुनर्योगज डीएनए होगा। फिर ये जो वर्ताकार पुनर्योगज डीएनए है उसको जीवाणु कोशिका में क्या करवा दिया? प्रवेश करवा देंगे। प्रवेश करने के बाद में ये बहुलीकरण करेगा, यानी अपनी पुनरावृत्ति की जो क्षमता है उसके अंदर वो उस क्षमता को यूज करेगा, जिसके कारण उसकी बहुत सी कॉपियां बन जाएगी, प्रतियां बन जाएगी। उसके बाद में इस डीएनए का प्रोब के साथ संकरण कराया जाता है और फिर जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण कर लिया जाता है। अब अगला है आपके आणविक प्रोब्स। क्या होता है आणविक प्रोब्स? तो आणविक प्रोब्स वे खंड होते हैं, आणविक प्रोब्स वे खंड होते हैं जिनकी सहायता से डीएनए या आरएनए के पूरक डीएनए या आरएनए की पहचान की जा सकती है। आणविक प्रोब्स क्या हैं? वह खंड जिनके द्वारा, अभी हमने पढ़ा ना कप्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए है ना, उसी प्रकार सी आरएनए भी होता है, उसकी कॉपी होती है, पूरक आरएनए होता है। तो आणविक प्रोब्स वे खंड होते हैं जिनकी सहायता से डीएनए या आरएनए के जो पूरक होते हैं, उसकी जो फोटोकॉपी आप कह सकते हो, पूरक डीएनए या आरएनए, उसकी पहचान की जा सकती है। हमने कहा ना कि प्रोब के साथ संकरण करवाया जाता है। तो जो सी डीएनए आया है, प्राप्त हुआ है, या जो आरएनए है, उसकी जो पहचान है वो कब की जा सकती है? प्रोब के साथ में संकरण करवाकर। तो आणविक प्रोब्स क्या हो जाएंगे? वह खंड होते हैं जिनकी सहायता से डीएनए या आरएनए के पूरक की पहचान की जा सकती है। अब आणविक जो प्रोब्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके डीएनए प्रोब्स और दूसरा है आरएनए प्रोब्स। यानी जो डीएनए के पूरक की पहचान करे। सीधी सीधी बात है कि जो प्रोब्स डीएनए के पूरक की बात करें तो डीएनए का पूरक हमने पढ़ाई है सी डीएनए। तो जो प्रोब्स डीएनए के पूरक की पहचान करे, यानी कप्लीमेंट्री डीएनए की पहचान करे, वो तो क्या है? डीएनए प्रोब्स कहलाएगा। और जो प्रोब्स आरएनए के पूरक की पहचान करे, आरएनए के पूरक की पहचान करे या कप्लीमेंट्री की बात करे, पहचान करे, वो प्रोब्स क्या कहलाता है? आरएनए। तो आरएनए वे खंड होते हैं जो डीएनए और आरएनए के पूरकों की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। बस वही क्या है? आणविक प्रोब्स हैं। और ये दो प्रकार के हैं, डीएनए प्रोब्स और आरएनए प्रोब्स। अब यदि हम इसके महत्व की बात करें कि भाई इसका महत्व क्या क्या है, तो पहला है जीन अभियांत्रिकी में, पहला महत्व जीन अभियांत्रिकी में
इसका महत्व डीएनए खंडों को पहचानने से है, यानी यह डीएनए खंडों की पहचान कर सकता है। आणविक प्रोब से डीएनए खंडों की क्या कर सकता है, पहचान कर सकता है। दूसरा है प्रोब्स की सहायता से भोजन में जो प्रदूषक होते हैं, है ना, उसकी पहचान की जा सकती है। भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान की जा सकती है प्रोब्स की सहायता से। पहला तो क्या हो गया, जीन अभियांत्रिकी में इसका विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत जो डीएनए खंड है उसकी पहचान ये कर सकता है इसके द्वारा, आणविक प्रोब्स के द्वारा। दूसरा है कि प्रोब्स की सहायता से भोजन में उपस्थित जो प्रदूषक होते हैं, बहुत से जो प्रदूषक होते हैं जो भोजन को दूषित करते हैं, जल्दी भोजन को खराब कर देते हैं, उनकी पहचान की जा सकती है। और तीसरा इसका जो महत्व है वो ये है कि इसकी सहायता से जो अनेक प्रकार के जो विवाद होते हैं, संतान से संबंधित, पैतृकता से संबंधित, है ना, कि भाई पैतृकता से संबंधित बहुत से होते हैं कि कभी कभी कोई कहीं बच्चा वगैरह चोरी हो जाता है या कोई व्यक्ति दावा करता है कि ये मेरे पिता है, तो फिर उसको साबित करने के लिए इस आणविक प्रोब्स की सहायता ली जाती है। तो इसकी सहायता से पैतृकता संबंधी, रक्त संबंधी आदि विवाद सुलझाए जाते हैं। तो ये प्रोब्स के क्या है, महत्व है। तो प्रोब्स क्या है, डीएनए और आरएनए के जो पूरक होते हैं उनकी पहचान करने वाले खंड हैं, वो क्या कहलाते हैं, आणविक प्रोब्स कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जो डीएनए के पूरकों की पहचान करे वो डीएनए प्रोब्स कहलाएगा, और जो आरएनए के जो पूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री है, उनकी पहचान करे उन्हें आरएनए प्रोब्स कहते हैं। फिर इसका महत्व की यदि हम बात करें कि जीन अभियांत्रिकी में तो इसका महत्व क्या है कि इसके द्वारा डीएनए खंडों की पहचान आसानी से की जा सकती है। एक महत्व ये होता है कि इसके द्वारा भोजन में जो प्रदूषक आ जाते हैं किन्हीं कारणों से, प्रदूषण के कारण या अन्य कारणों से, साफ सफाई के अभाव में, तो उन प्रदूषकों की हम पहचान कर सकते हैं। फिर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि इसकी सहायता से जो पैतृकता संबंधी जो विवाद होते हैं, रक्त संबंधी जो विवाद होते हैं, उनका इसके द्वारा क्या है, निपटारा किया जा सकता है। यह कहने का मतलब है उसके द्वारा इन विवादों को सुलझाया जा सकता है। अब देखिए क्लोनिक जीनों के विश्लेषण की विधियां। जो क्लोनिक जीन है उनको किस प्रकार इनका विश्लेषण किया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक अच्छी विधि है जेल वैद्युत कण संचालन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल कण संचालन क्या है कि सबसे पहले देखो इस विधि द्वारा डीएनए खंडों को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। इस विधि द्वारा डीएनए खंडों को अलग अलग किया जाता है। अब डीएनए खंडों को अलग अलग हमने कर लिया है, डीएनए खंडों को हमने अलग अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि जो डीएनए को जब काटा जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से, तो हो सकता है कुछ डीएनए के खंड बड़े बने, कुछ छोटे बने, कुछ और भी छोटे बने, यानी एक साइज के नहीं होंगे। उनकी जो कटिंग है वो जरूरी नहीं है कि सब सारे खंड एक साइज के कटे हों। तो फिर इन खंडों को अलग अलग रूप में व्यवस्थित भी हमें करना है कि एक साइज के खंड एक जगह इकट्ठा हो जाएं, एक साइज के एक जगह इकट्ठा हो जाएं। तो इसलिए फिर इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि इस विधि द्वारा मुख्य काम क्या है, डीएनए खंडों को अलग अलग करना।
तो इस विधि में दो प्रकार के जेल उपयोग में लाए जाते हैं या उपयोग में आते हैं। एक तो होता है आपके अगेरेज जेल, ठीक, और एक होता है आपके पॉली एक्राइलेमाइड। ध्यान रखना, एक जेल का नाम है अगेरेज और दूसरे का नाम है पॉली एक्राइलेमाइड जेल। दो प्रकार की जेल है, वो काम में आते हैं। अब जेल का क्या काम है वो भी हम देखेंगे। आपको भी इतना ध्यान रखना है कि इस विधि में डीएनए खंडों को अलग अलग किया जाता है, साइज वाइज इनको जमाया जाता है ना। जैसे क्लास के अंदर हम जैसे बच्चों को बिठाते हैं, छोटे बच्चे आगे बैठेंगे, उसके बाद में उससे थोड़े से जो उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होगी वो पीछे, ऐसे करके हम बैठेंगे ताकि सबको पूरा का पूरा यहाँ पर दिख जाए बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इसमें डीएनए खंडों को हम अलग अलग हमें जमाना है साइज वाइज। तो इसके लिए हमें जेल का उपयोग करेंगे। दो प्रकार का जेल है, अगेरेज जेल और पॉलीएक्राइलेमाइड जेल। अब ये ध्यान रखो आप कि हालांकि ये जेल भी हम यूज करते हैं पॉलीएक्राइलेमाइड, लेकिन अधिकांश अगेरेज जेल का ही उपयोग किया जाता है। अब ये जो अगेरेज जेल होता है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये है ना, ये धनात्मक होता है। अगेरेज जेल आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी इस पर जो चार्ज होगा, कहां पर, अगेरेज का वो चार्ज है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमने क्या किया, डीएनए खंडों को काट लिया, डीएनए खंडों को हमने कहां डाला, इन दो जेल में डाला। चूंकि हमें बात कर रहे हैं अगेरेज जेल हम ज्यादा यूज में कर रहे हैं, पॉलीएक्रिलेमाइड भी ले सकते हो। तो हमने क्या किया, डीएनए खंडों को सबसे पहले अगेरेज जेल में क्या होगा, डुबो दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो अगेरेज दोनों प्रकार के जो जेल हैं ये छिद्रयुक्त होते हैं, यानी इनके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अगेरेज जेल में भी छिद्र पाए जाते हैं, पॉलीएक्रिलेमाइड में भी छिद्र पाए जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस जेल के अंदर डीएनए खंडों को क्या कर दिया, डुबो दिया। तो वो उससे क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। अब जो डीएनए खंड है, डीएनए खंड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, माइनस, ऋणात्मक चार्ज होता है। क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। किस पर, डीएनए खंडों पर। तो अब क्या होगा, जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये जो डीएनए खंड है वो यहां पर तो क्या है, नेगेटिव, और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर डीएनए क्या है, जो डीएनए के खंड हैं वो मूव करेंगे। अब देखो, कुछ डीएनए के खंड वो यहां तक आए। अब जब मूव करेंगे जब मूव करेंगे, चलेंगे, तो अलग अलग साइज के अभी एक साथ सारे के सारे जमे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमने इनको इसके अंदर डुबोकर भिगोया और इसके अंदर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो क्या होगा, अलग अलग साइज के जो डीएनए के खंड हैं, मान ले थोड़े से बड़े हैं, वो यहां आकर जम गए। इन्होंने अधिक दूरी तय नहीं की। भाई एक हम देखा होगा, एक छोटी चीज को आप गुड़काओ, वो लंबी दूरी तय करेगी, है ना, क्योंकि उसका वजन कम है, भार कम है। एक बड़ा सा पत्थर आप यदि लुढ़काने की कोशिश करोगे तो वो अधिक दूरी तक क्या दूरी तय नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि उसका वजन ज्यादा, उसका द्रव्यमान भार ज्यादा है, इस कारण वो अधिक दूरी है वो तय नहीं कर पाएगा। तो बड़े खंड हैं वो अधिक दूरी तय नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, यहां आकर जम गए। फिर जो इनसे छोटे खंड हैं उन्होंने थोड़ी सी इससे ज्यादा दूरी तय की, यहां तक पहुंच गए। फिर इससे भी छोटे वो थोड़े से और दूर चले गए, और इससे भी छोटे
वो और दूर चले गए। तो अब क्या होगा, जो अलग अलग साइज के जो खंड बने हैं डीएनए के, वो एक जगह आकर क्या हो जाएंगे, जमा होते जाएंगे। जो थोड़ा बड़ा खंड है वो पास में ठहर जाएगा, वो लंबी दूरी तय करेगा ही नहीं, है ना। उससे थोड़े छोटे खंड हैं वो थोड़े से उनसे दूर जाएंगे, उनसे और छोटे हैं वो और अधिक दूरी तय करेंगे। अब देखा आपने कि अब अलग अलग क्या बन गए, ये इनको हम कहते हैं बैंड्स बन गए। डीएनए के क्या बन गए, बैंड्स बन जाते हैं, अलग अलग डीएनए के बैंड्स बन गए। ये एक अलग, ये पूरा का पूरा एक बैंड बन गया, फिर ये एक बैंड बन गया, ये एक बैंड बन गया, ये एक बैंड बन गया। कैसे बना कि अलग अलग साइज के डीएनए के जो खंड हैं वो यहां पर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। तो ये क्या है, डीएनए के बैंड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये डीएनए के बैंड्स तो बन तो गए, लेकिन इन बैंड्स को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इनको एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा क्या करते हैं, अभिरंजित करते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा क्या किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है, और उसके बाद में इनकी पहचान कर ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।